डेट है आज 26 दिसंबर 2020। और आज की करंट अफेयर के टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आज की करंट अफेयर और लास्ट डे में रहे करंट अफेयर पे बेस्ड होंगे। तो पहले अपना करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स बिकम्स इंडियाज़ 42nd रामसार साइट। सेकंड क्या है? मणिपुर's जोमी रिन्यूज इट्स डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ जोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। तो जोमी, मणिपुर की जोमी ट्राइब ने जोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के लिए डिमांड रखी है, ये हम देखेंगे। और सोकर जो वेटलैंड है, जो रामसार साइट की 42nd रामसार साइट बन गई है इंडिया की, ये देखेंगे। थर्ड क्या है? थर्ड, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जल्लीकट्टू को परफॉर्म करने के लिए अपनी अनुमति दे दी है, इसे देखेंगे। नेवीज़ ऑफ इंडिया और वियतनाम के बीच में एक एक्सरसाइज हो रही है, उसको देखेंगे। फिफ्थ क्या है? गवर्नर की पावर के बारे में आर्टिकल न्यूज़ में था, उसे देखेंगे क्या आर्टिकल है और क्या न्यूज़ है इसके बारे में। सिक्स क्या है? PIL क्या है? ये न्यूज़ में थी अभी PIL, तो इसे देखेंगे। विश्व भारती से रिलेटेड न्यूज़ क्या है, ये देखेंगे। और अपना गुड गवर्नेंस डे। तो आज के टॉपिक ये हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक क्या है? सोकर वेटलैंड से रिलेटेड है। सोकर वेटलैंड, वेटलैंड क्या होते हैं जी? ये वेट का मतलब होता है वेट, वेट का मतलब होता है क्या? गीली या भीगी हुई, भीगा हुआ या गीला, गीला या भीगा। और लैंड का मतलब भूमि, मतलब भीगी हुई भूमि। एक तरह से जो भूमि, जो लैंड पानी में, जहाँ पे पानी भरा हुआ है जिस भूमि पे, लैंड पे, और या फिर दलदल टाइप है, तो उसे वेटलैंड कहते हैं। तो जो सोकर ये है वेटलैंड, इसको हमारे इंडिया की 42nd रामसार, ये देखो 42nd रामसार साइट डिक्लेयर कर दिया गया है अभी। रामसार साइट क्या होती है ये हम बाद में जानेंगे, पहले इस सोकर वेटलैंड है इसके बारे में देखेंगे। सोकर वेटलैंड क्या है? ये सोकर नाम से जी एक लेक है, झील, लेक। कहाँ पे है? लद्दाख में। लद्दाख में है ये, लद्दाख में है। ये देखो आप मैप पे, ये जी अपना जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप, ऊपर इंडिया का सिर है। और ये आपका लद्दाख है, ये लद्दाख है। और लद्दाख में कहाँ पे है ये मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखिए यहाँ पे दूसरे मैप पे, ये जी आपकी सोकर लेक। सोकर लेक, इसी को वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया है। कौन सा? 42nd। इससे पहले 41 साइट थी, 41 वेटलैंड थे। आर्द्र भूमि बोलते हैं इसे हिंदी में, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि वेटलैंड थे। आर्द्र का मतलब गीला होना। तो 41 थे, अब कितने हो गए? 42nd, 40, अब 42 हो गए रामसर साइट इंडिया में। तो इस सोकर को डिक्लेयर किया है। और क्वेश्चन कैसे आता है देखो, अभी क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, कि पूछा था सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है? तो यहाँ पे एक नुब्रा वैली है और यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर। तो नुब्रा वैली के नदन साइड में है, तो यही उसका आंसर था, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो उसमें एक ऑप्शन था, तो यही आंसर था, नुब्रा वैली के नॉर्थ में जी सियाचिन ग्लेशियर। अब इसके बारे में कैसे क्वेश्चन आ सकता है? सोकर, ये देखो, ये पेंगोंगसो, ये लेक है जो झील पेंगोंगसो, ये इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ कन्फ्रंटेशन हुआ था, विवाद हुआ था। यहाँ के सैनिक इधर उधर हो गए थे और चाइना होता रहता है, अब भी हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पेंगोंगसो लेक के किस साइड में है? तो इससे कौन सी साइड में है? ये सदर्न साइड में है इससे, ठीक है, इसके साउथ में। और ये है जी सोमुरिरी, सोमुरिरी लेक। ये लद्दाख में सिर्फ दो ही साइट हैं जो वेटलैंड है, एक तो सोकर और सोमुरिरी। ये सोमुरिरी के नॉर्थ में और पेगोंगसो के किस में? साउथ, साउथ डायरेक्शन में। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट याद रखना कि कौन सी जगह पे किस डायरेक्शन में है। तो अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये इंडिया की 42nd रामसार साइट है और लद्दाख की सेकंड, इससे पहले कौन सी थी? सोमुरिरी। सोमुरिरी लेक को लेक मुरिरी भी बोलते हैं और माउंटेन लेक भी बोलते हैं इसे, माउंटेन लेक। लेक का मतलब झील है जी, कभी कुछ और समझ रहे हो, झील। और कहाँ पे है ये? चांगथांग प्लेट्यू पे है, लद्दाख में चांगथांग प्लेट्यू। ये चांगथांग, चांगथांग नाम है जी प्लेट्यू का। प्लेट्यू को बोलते हैं पठार को ही प्लेट्यू बोलते हैं इंग्लिश में। और कैसा होता है, कोई भी मान लो ये भूमि है और इस भूमि से कोई जगह ऐसे उठी हुई है थोड़ा इससे अब, तो इसे बोलते हैं यार फ्लैट है, फ्लैट है और उठी हुई है आसपास की भूमि से, तो इसी को पठार बोलते हैं, इसी को। यही पठार है जी आपका प्लेट्यू, इंग्लिश में बोल देते हैं प्लेट्यू।
तो चांगथंग प्लेट्यू है लद्दाख में, वहाँ पे है ये। और ये जो सोमरी लेक है, इसको 2002 में ही रामसर साइट है डिक्लेयर कर दिया गया था। और जो ये अभी की 2020 में सोकर, ये आपका सोकर बेसिन, ये उसी का नाम है। अब ये जो सोकर बेसिन है, सोकर लेक है, दो लेक से मिल के बना हुआ है। पहली तो क्या है, स्टार्ट सा पुक, ये स्टार्ट सा पुक सो एक ये है, ये फ्रेश वाटर लेक है। क्या है, फ्रेश वाटर लेक का मतलब है जी ताज़ा पानी, मतलब इसमें साफ पानी है, फ्रेश वाटर का मतलब। और दूसरा खुद सोकर लेक है इसमें, मतलब ये जो बेसिन है पूरा सोकर बेसिन का, ये 2 झील से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक है स्टार्ट सापुक और दूसरी सोकर। ये दोनों को मिला के सोकर बेसिन बोलते हैं इसे, मतलब इसका एरिया सोकर का। और ये सोकर है जो वो हाइपर सैलाइन है, ये मतलब खारे पानी की है, इसमें नमकीन पानी है जी, नमक बहुत ज़्यादा है, सैलाइन। तो और ये फ्रेश वाटर की है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, चांगथांग रीजन में है। अब सोकर को ना वाइट झील भी बोलते हैं, सफ़ेद झील, वाइट का मतलब सफ़ेद लेक, सफ़ेद झील। सफ़ेद झील क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें ना खारा पानी है। खारा पानी किससे होता है, सॉल्ट होता है, जिसमें नमक बहुत ज़्यादा है इसके पानी में। तो क्या होता है, ये जैसे वाटर है तो इसमें सॉल्ट है, तो यहाँ से ना इसके किनारे पे ना जैसे ही पानी, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी इवोपरेट होता है, वाष्पित हो जाता है। तो यहाँ पे इसके किनारे पे ना सफ़ेद सफ़ेद नमक जमा रह जाता है, वाइट वाइट, तो इसकी वजह से इसे वाइट लेक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, इस सोकर बेसिन को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है कैसे स्टेटमेंट देके, कि इसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है, ये है जी एक एनजीओ टाइप है, नॉन गवर्नमेंटल, गैर सरकारी संस्था और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये गैर सरकारी है, गैर लाभकारी है। तो ये क्या है, इसने इसको सोकर बेसिन को किसमें, इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया की कैटेगरी में डाला हुआ है। ये इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया की कैटेगरी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, कोई भी लेक हो या कोई भी फॉरेस्ट हो या कोई भी ऐसी जगह हो जिसको इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया की कैटेगरी में ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल डाल देती है, वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्या है कि इसमें ना यहाँ पे जो सोकर, आपकी सोकर लेक है, सोकर झील है, यहाँ पे ब्लैक नेक्ड क्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ब्लैक नेक्ड क्रेन। ये क्या जी, एक बर्ड है, पक्षी है, देखो ये आप, ये जी ब्लैक नेक्ड क्रेन। क्योंकि नेक्ड क्यों, नेक्ड का मतलब है जी, नेक का मतलब गर्दन और ब्लैक का मतलब काली, इसकी गर्दन काली है, ब्लैक है, इसलिए इसका नाम है ब्लैक नेक्ड क्रेन। अब ये जान लेते हैं रामसार साइट कैसे डिक्लेयर होती है और क्या प्रोसेस है इसका। एक रामसार कन्वेंशन हुआ था जी 1971 में। कब, 1971 में, 1971 में रामसार कन्वेंशन हुआ था। ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल एक कन्वेंशन है, मतलब सारी गवर्नमेंटें, बहुत सारी गवर्नमेंट आई यहाँ पे मिलके और एक ट्रीटी, जिसे ट्रीटी ऑन वेटलैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रीटी का मतलब है जी संधि की, ट्रीटी ऑन वेटलैंड, आर्द्र भूमि पर संधि, और इसको रामसार कन्वेंशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस जगह पे हुई थी उस जगह का नाम है रामसार, और रामसार है कहाँ पे, ईरान में। ईरान कंट्री का नाम तो सुना ही होगा जी आपने, ईरान, पाकिस्तान का पड़ोसी है ईरान, पाकिस्तान के साइड में ईरान कंट्री, उसमें एक साइड जगह का नाम है रामसार, वहाँ पे हुई थी ये कन्वेंशन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रामसार कन्वेंशन बोलते हैं। कब हुई थी 1971 में, 1971 में। और इसे ट्रीटी ऑन वेटलैंड भी बोलते हैं। क्या, ट्रीटी ऑन वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि पर संधि। और किस लिए, ये वेटलैंड को बचाने के लिए, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हुई थी, ताकि उन्हें बचाया जा सके। अब अगर इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है ना, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए जाते हैं, उसे बचाया जा सके, उसकी सुरक्षा की जा सके, तभी डिक्लेयर की जाती है। मान लो उसके लिए कोई खतरा है, डेंजर है, उसकी जो ये वेटलैंड है मान लो ख़त्म हो रहा है किसी वजह से, वहाँ इंक्रोचमेंट हो रहा है इस वजह से। नेक्स्ट देखो यही लिखा है इसमें,
रामसार साइट है, ईरान में एक सिटी है, वहाँ पे ये साइंड हुई थी इसलिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है जी इसमें, इसमें लिखी नहीं हुई, मैं बताता हूँ आपको। इस जरा हमारी कंट्री में 42 हो गई, कितनी 42 रामसार साइट कितनी होगी 42। लेकिन इसका एक रिकॉर्ड और है, एक रजिस्टर और होता है रामसार का ही, क्या होता है उसे बोलते हैं माउंट रेक्स, इसे मॉन्ट्रो भी बोलते हैं, मॉन्ट्रेक्स, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड पूरा नाम है जी, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड या मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अब इसका प्रोनाउंसिएशन आप जो भी करना चाहो कर लो, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड या मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, MONTREUX, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड। तो इसमें ना उस वेटलैंड को डाला जाता है, उस आर्द्र भूमि को डाला जाता है जिसको बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, कि ये अगर इसको कंजर्व नहीं किया गया तो ये वेटलैंड ख़त्म हो सकता है, मतलब इसका पानी सूख सकता है और इससे ये वेटलैंड का ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आर्द्र भूमि ख़त्म हो जाएगी। तो उसको इस कैटेगरी में डाला जाता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। और मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में हमारे इंडिया में कोई साइट है क्या? जी बिल्कुल है, अभी 2 साइट हैं, कितनी 2, एक तो केवलादेव, ये कहाँ पे? राजस्थान में, केवलादेव लेक झील, केवलादेव लेक है ये झील, ये कहाँ पे? राजस्थान में। और दूसरी कौन सी है? ये तो फर्स्ट हो गई जी, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है जी आपकी लोकतक लेक, कौन सी? लोकतक भी बोलते हैं बहुत से इसे, लोकतक लेक, लोकतक झील, ये कहाँ पे? ये जी आपकी मणिपुर में, कहाँ पे? मणिपुर में। तो ये 2 हैं, आपको ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में कौन सी इंडिया की 2 साइट हैं, केवलादेव और लोकतक लेक। और पहले 3 हुआ करती थी, याद रखना, एक चिल्का भी थी, चिल्का लेक कहाँ पे? चिल्का लेक, ये जी आपकी कहाँ पे? उड़ीसा में। ये इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक भी है चिल्का लेक। तो ये पहले उड़ीसा में ये पहले रामसार जो कन्वेंशन है उसके मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में थी, 3 थी, लेकिन इसे कंजर्व कर लिया गया अच्छे से, अब इसको इतना खतरा नहीं है तो इसको हटा दिया गया है इससे, समझे? मान लो जब इनको भी अच्छे से कंजर्व कर लिया जाएगा दोनों साइड को तो मॉन्ट्रो रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अभी 2 हैं, केवलादेव और आपकी लोकतक लेक, ये याद रखना है। इतना ही था इस टॉपिक में, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मणिपुर जोमी रिन्यूज इट्स डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ जोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। मणिपुर की एक जोमी है जी, ट्राइब है जी, ये एथनिक ग्रुप, जनजाति है, उसने कहा है कि हमारे लिए भी जोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई जाए। किस शेड्यूल में? 6th शेड्यूल में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, आपको पता है, एक 12वें शेड्यूल में 6th शेड्यूल है, जिसमें किस किस के लिए हैं प्रोविज़न? 4 के लिए हैं जी, 4 स्टेट, मैंने अपने साथ लास्ट लेक्चर में भी बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, अमी तुमी, असम, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय, ये 4 स्टेट हैं जी जो 6th शेड्यूल में आते हैं। इनके लिए प्रोविज़न लिखी हुई हैं इस शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के इस शेड्यूल में। और इसी में ये कह रहे हैं कि इस शेड्यूल के अंदर ही जोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई जाए हमारे लिए, ये जोमी एथनिक ग्रुप बोल रहा है इनके लिए। इससे फ़ायदा क्या है कि इसमें ना असम के लिए भी एक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनी हुई है असम में। तो ये इससे क्या है, ऑटोनॉमी मिल जाती है इन्हें, स्वतः ऑटोनॉमी के अपना डिसीजन ये ना खुद ले सकते हैं। जैसे सरकार के जो कानून नियम बनाए जाते हैं तो ये यहाँ पे गवर्नर को ज़्यादा पावर मिल जाती है और वो डिसीजन ले सकते हैं पार्लियामेंट के लॉ को अप्लाई करने के लिए, नहीं अप्लाई करने के लिए। तो इसलिए डिमांड कर रहे हैं क्या? जोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। अब ये जोमी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जोमी ट्राइब रही है ये जी, जोमी पीपल एथनिक ग्रुप, ये जोमी ट्राइब के लोग हैं जी। कहाँ पे? मणिपुर में, याद रखना है ये आपको लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मणिपुर में जी, ये जोमी ट्राइब के लोग। और ये ने जो भी बोलते हैं, जो पीपल, ये इंडिजिनस पीपल है, वहाँ के मतलब निवासी हैं। और कहाँ पे रहते हैं? इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के पास रहते हैं ये लोग, मणिपुर में। और ये सब ग्रुप हैं, जो पीपल मतलब जो पीपल हैं उसी के अंदर जोमी है, जोमी। आपको जोमी और ZOU ये याद रखने, जोमी पीपल हैं ये। और इसकी लैंग्वेज किसकी तरह है?
पेटे और सिमटेड पीपल हैं, ये भी आदिवासी हैं जी, ट्राइब है एसटी कैटेगरी में ट्राइब। तो ये इनकी तरह ही इनकी लैंग्वेज है, भाषा है और हैबिट सारी आदतें इनकी तरह हैं। अभी क्या है 33 इंडिजिनस पीपल हैं वहाँ पे, ग्रुप हैं, ट्राइब हैं इसमें मणिपुर में, तो उनमें से एक है जो, समझे। और 2001 की जो सेंसस हुई थी ना, जनगणना, पॉपुलेशन की गिनती होती है ना हर 10 साल में, तो जनगणना हुई थी, सेंसस बोलते हैं जनगणना को, सेंसस इंग्लिश में, सेंसस हुई थी जनगणना। तो 2001 की जनसंख्या के अनुसार इनकी जो पीपल की जनसंख्या थी वो सिर्फ 20,000 थी, कितनी, लगभग 20,000 के बराबर थी। और ये मणिपुर की 2 डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली रहते हैं, कौन कौन सी, एक तो चंदेल डिस्ट्रिक्ट और एक चूरा चंदपुर डिस्ट्रिक्ट। मणिपुर की 2 डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, चूरा चंदपुर और चंदेल डिस्ट्रिक्ट। इसमें सिर्फ इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या जी, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जल्लीकट्टू को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए अनुमति दे दी है अभी। जल्लीकट्टू होता क्या है जी, ये जी देखो, ये गेम है जी, एक स्पोर्ट्स है, खेल है। कैसे, इसमें ये बुल है, आपको पता बैल है ये बुल, इसको टेम करते हैं, टेम, ये जी TAME, टेम। टेम का मतलब होता है जी वश में करना, वश में करना या कंट्रोल करना। कैसे, ये गेम होता है जी, इसको, ये भाग रहा होता है ना जब बुल, तो ये देखो ये पीपल इसे कंट्रोल कर रहा है ना, रोकता है इसे। जैसे आपने कभी बाहुबली मूवी देखी है, बाहुबली मूवी में लड़ता है वो, बाहुबली का भाई होता है कजन, तो ऐसी ये क्या करते हैं, इसे एक तरह से रोकते हैं, इसे कंट्रोल करते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या कहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। एक पोंगल त्यौहार होता है जी, तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल फेस्टिवल त्यौहार, तो उस पर ये गेम्स कराया जाता है जल्लीकट्टू का, जल्लीकट्टू का। तो अभी रोका था कि कोविड-19 की वजह से ज़्यादा पीपल इकट्ठे ना हों, और सिर्फ 300 बुल टेमर्स को ये अनुमति दी है कि इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। और जल्लीकट्टू को दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, उनका नाम क्या है, मंजू विरात्तू और वादा माडू। जल्लीकट्टू के दूसरे नाम है जी ये, मंजू विरात्तू और वाडा मातू। ये इवेंट जल्लीकट्टू के टाइम पे ही होते हैं, उन्हीं का दूसरा नाम है, ये समझ लो आप। थोड़ा और जान लेते हैं जल्लीकट्टू के बारे में बहुत, क्योंकि ये हर साल और हर बार, मतलब हर महीने में इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक में भी केस जा चुका है, वो देखेंगे हम। और न्यूज़ में रहता ही है जल्लीकट्टू, और एक बार पूछा भी है और एग्जामों में पूछ भी चुके हैं जल्लीकट्टू किससे रिलेटेड है। तमिलनाडु में, याद रखना आपको, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को, ये तो बताया था मैंने क्या क्या बोलते हैं, ये मंजू विरातू और वाडा माडू। और इसको और नाम से भी जाना जाता है, इरुथाजू वुथल और सल्लीकट्टू, ये 2 नाम और हैं जी इसके, जल्लीकट्टू को। और क्या जी इसके बारे में, और जी ये तमिलनाडु में जब पोंगल का फेस्टिवल होता है उसके दौरान ही वे प्रैक्टिस किया जाता है, जल्लीकट्टू है जो। और तमिलनाडु, तमिल वर्ड है जी ये जल्लीकट्टू, और जल्ली का मतलब क्या होता है जी, गॉड या सिल्वर कॉइन, गोल्ड या सिल्वर कॉइन, मतलब सोने या चांदी के सिक्के, जल्ली का मतलब, और कट्टू का मतलब होता है जी टाइड, बांधना, जल्लीकट्टू। और ये जो जल्लीकट्टू है क्या है कि जो संगम लिटरेचर है ना, संगम लिटरेचर, आपने संगम के बारे में पढ़ा होगा ना हिस्ट्री में, संगम, तो संगम लिटरेचर में भी ये मेंशन था जल्लीकट्टू का नाम, मतलब तब का ही एक गेम्स है, तब भी होता था। और संगम लिटरेचर कब का है, 2500 साल पहले का, लगभग 2500 ईयर्स है वो। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, फाउंड मेंशन इन संगम लिटरेचर 2500 ईयर्स है वो। ये कंट्रोवर्सी में क्यों रहता है, क्योंकि इस, देखो बैल को रोकना बहुत आसान काम थोड़ी नहीं है, बुल को कंट्रोल करना। इस गेम्स के दौरान बहुत सारे ह्यूमंस की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो इस वजह से ये स्पोर्ट्स ना कंट्रोवर्शियल रहता है, कंट्रोवर्सी में रहता है। क्योंकि इसे 2014 में भी ना सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, बंद कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था इस पर। देखो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बैन कर दिया था जल्लीकट्टू को। इसके खिलाफ, जल्लीकट्टू के खिलाफ पिटीशन डाली थी किसने, एक तो ये जी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने, और एक ये जी आपका पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये पेटा क्या है, ये तो एक एनजीओ टाइप है पेटा, और ये बोर्ड है जी, ये बोर्ड है, ये स्टेचुटरी बॉडी है, एक्ट के थ्रू बना हुआ है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। और इन दोनों ने मिलके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि एनिमल्स के खिलाफ क्रूअल्टी है, मतलब दरिद्रता है कि उसके खिलाफ हार्म होता है, बुल को नुकसान होता है,
ये कंट्रोल करते हैं ऐसे, तो इसलिए पिटीशन डाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इसे बैन भी कर दिया था, इसलिए ये न्यूज़ में रहता है। लेकिन ये कि इन्होंने जो पिटीशन डाली थी किस पे बेस पे डाली थी, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है जी, कि फंडामेंटल जो ड्यूटी है ना, मौलिक कर्तव्य हमारे, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 51A में, उसमें लिखा हुआ है कि जो वाइल्ड लाइफ है और फॉरेस्ट है, जो जंगली जानवर हैं और जंगल को हमें बचाना है, सेफ गार्ड करना है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और लिविंग क्रिएचर मतलब जीव जंतु जो भी हैं उनके प्रति हमारी दया भावना होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल 51 में दी हुई है, आपने पढ़ी भी होंगी। इसमें इतना ही था, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी, नेक्स्ट है जी, अभी वियतनाम और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है जी। एक्सरसाइज क्या होती है, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज, ये नेवी के बीच में हुई है। मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जी, ये नेवी के बीच में हुई है, वियतनाम और इंडिया की नेवी के बीच में। तो इसका नाम क्या है, पैसेक्स। पैसेक्स है जी, पैसेज एक्सरसाइज। इसमें करते क्या है, वही अपने जो ओशियंस है उसमें क्या है, अगर नेवी की है, नेवी की एक्सरसाइज है, तो ये क्या ओशियंस में सिक्योरिटी कैसे रखी जाए, ये सारा कुछ ये चेक करते हैं कि जो समुद्र है उसमें कैसे सुरक्षा रखी जाए, कि कोई घुसपैठ ना आए, हमारा माल आसानी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसानी से हो सके, और कोई नुकसान ना हो पाए, कोई टेररिस्ट ना आ पाए। ये सारी एक्सरसाइज में ये जो गतिविधियाँ देखी जाती हैं, दोनों परफॉर्म करती हैं। वियतनाम के साथ किया इंडिया ने, ये याद रखना, पेसेक्स एक्सरसाइज किसके साथ, वियतनाम के साथ। और वियतनाम है कहाँ, ये देखो एशिया का मैप है आपका, एशिया है, यहाँ पे ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के साइड में क्या है, बांग्लादेश, फिर है म्यांमार, फिर है जी आपका थाईलैंड, और फिर है जी लाओस, और ये हरा हरा सा ग्रीन दिखाई दे रहा है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये देखो जी, जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन, ये है जी आपका वियतनाम। क्या है, वियतनाम। ये देखो जी, ये वियतनाम लिखा हुआ है, और ये ग्रीन है, ये है जी आपका वियतनाम। इस सारे एरिया को बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, ये पूरा एशिया है। ये नॉर्थ हो गया आपका, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, और ये एरिया कितना केस में आ गया, साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो ये आपको याद रखना है, किसके बीच में हुई थी पेसेक्स, ये याद रखना है, ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे सब कुछ। ये देखो पैसेज एक्सरसाइज किसके बीच में, इंडियन नेवी और वियतनाम नेवी के बीच में। इंडियन नेवी का एक शिप गया था, जहाज़ गया था, पानी का जहाज़, कौन सा, INS किल्टन नाम था उसका। ये कहाँ पे पहुँचा, वियतनाम पे पहुँचा। ये कुछ सहायता लेके गया था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, मतलब 15 टन मटेरियल लेके गया वियतनाम की सहायता के लिए, ताकि डिजास्टर के समय पे, देखो डिजास्टर को प्रिवेंट किया जा सके, कोई भी आपदा संकट आए वहाँ पे, तो उसके बचाव के लिए मटेरियल लेके गया कुछ भी, तो जिसको कंट्रोल और प्रिवेंट किया जा सके डिजास्टर को। तो ये इसमें हुई है, ये लिखा है, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के लिए परफॉर्म किया जाता है, इतना ही है इसमें। ये याद रखना आपको, पेसेक्स एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, पेसेक्स, इंडिया और वियतनाम। और इंडिया वियतनाम में भी स्पेसिफिक पूछे किसके बीच में, नेवी, दोनों की नेवी के बीच में होती है। नेक्स्ट है जी गवर्नर की पावर, के एक आर्टिकल न्यूज़ में था, आर्टिकल 174 है जी, ये भी न्यूज़ में था, आर्टिकल 174। इसमें क्या लिखा हुआ है कि गवर्नर की पावर के बारे में लिखा है, जिसमें वो जो हाउस है, जो विधानसभा होती है ना आपकी, विधानसभा, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं इंग्लिश में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, जहाँ पे आपके MLA बैठते हैं, तो ये कानून बनाते हैं। तो गवर्नर की पावर है आर्टिकल 174 के अंदर क्या है, कि वो हाउस को, जो विधानसभा है, हाउस को समन कर सकता है, समन, अच्छे से लिखूँ जी, देखो, समन, प्रोरोग, PROROGUE, और एक है जी डिज़ोल्व। ये गवर्नर की पावर है। तो इसमें समन का मतलब क्या होता है जी, समन का मतलब होता है जी मीटिंग बुलाना एक तरह से विधानसभा की, जब सेशन लगता है ना। और प्रोरोग का मतलब है सेशन चला हुआ है विधानसभा में, तो उस सेशन को एंड करना, ख़त्म करना,
उसे बोलते हैं प्रोरोग। और डिसॉल्व क्या होता है? डिसॉल्व पूरे हाउस को ही ख़त्म करना, मतलब हाउस के 5 साल पूरे हो गए, जब भी इलेक्शन होते हैं 5 साल के लिए होते हैं ना, 5 साल पूरे हो जाते हैं गवर्नमेंट को, तो हाउस का कार्यकाल पूरा हुआ 5 साल और फिर डिसॉल्व कर देते हैं गवर्नर उसे, तो फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं। तो डिसॉल्व, प्रोरोग और समन की पावर आर्टिकल 174 में दी गई है। तो आर्टिकल 163 क्यों न्यूज़ में था कि इसमें लिखा हुआ है कि जो गवर्नर है वो अपनी पावर है ना, जो ये समन, प्रोरोग और डिसॉल्व करने की पावर है हाउस को, तो ये सिर्फ किसकी एडवाइस पे काम करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको पता है ना, सीएम और जो मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट वगैरह के, उनको सबको मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। तो उसकी एड और एडवाइस पे काम करेगा, मतलब वो जो सलाह देंगे वही काम करेगा। सीएम ने और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो बोल दिया वो उसी पे काम करेगा। लेकिन हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना कहीं पे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कहीं पे लिखा हुआ है कि वो अपने वहाँ पे डिस्क्रिशन में काम करेगा। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है जी? डिस्क्रिशन का मतलब है जी गवर्नर की अपनी पावर है, अपनी मर्जी है, उस पर कोई एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये प्रावधान दिया गया है, लिखा हुआ है कि उसकी, ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है, तो गवर्नर को कोई भी एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। यही इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 163 में। समझे? गवर्नर काम तो करता है एडवाइस पे, किसकी पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पे। लेकिन अगर उसके डिस्क्रिशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है प्रावधान, तो फिर डिस्क्रिशन पे काम करेगा। और इससे रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट का केस भी है। क्या है? 2016 में ना, नबम रेबिया केस, नाम क्या है केस का? नबम रेबिया केस। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है जी, याद रखना है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था कि जो गवर्नर है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी एडवाइस पे, एड एंड एडवाइस पे ही काम कर सकता है। तब तक उसकी डिस्क्रिशनरी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं की गई हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी डिस्क्रिशनरी पावर दी हुई है तो अपनी डिस्क्रिशन चलाएगा। लेकिन जो हाउस को समन करना है, प्रोरोग करना है, डिसॉल्व करना है, ये तीनों पावर, समन मतलब मीटिंग, प्रोरोग मतलब सेशन को ख़त्म करना, डिसॉल्व मतलब विधानसभा कोई कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया उसको ख़त्म करना, वो सिर्फ किसकी एडवाइस पे काम करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करेगा, उसके अलावा नहीं। लेकिन हाँ, कोर्ट ने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर गवर्नर को लगता है, उसके पास कोई रीज़न है कि जो भी गवर्नमेंट है उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, मतलब मान लो जी एक विधानसभा में, मान लो आप एग्जांपल ले लो किसी भी स्टेट का, किसी भी स्टेट में 400 मेंबर हैं, एमएलए हैं, सीट, एमएलए की सीट विधानसभा में सीट है जी 400। तो किसी को भी गवर्नमेंट बनाने के लिए 200 से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा चाहिए होती है, मतलब 201 सीट कम से कम चाहिए होती है गवर्नमेंट बनाने के लिए। इसी को बहुमत बोलते हैं, मेजॉरिटी बोलते हैं, बहुमत या मेजॉरिटी। तो जब कोई भी गवर्नमेंट के पास अगर मेजॉरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, गवर्नर को लगे कि ऐसा रीज़न हो उसके पास कि इनके पास बहुमत नहीं है, इतने सारे मेंबर नहीं है, 201 मेंबर नहीं है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो फिर गवर्नर क्या कर सकता है? अपनी डिस्क्रिशन पे फ्लोर टेस्ट के लिए बोल सकता है। फ्लोर टेस्ट का मतलब है जी कि सदन में, विधानसभा में अपना बहुमत साबित करो कि दिखाओ आपके 201 मेंबर हैं कम से कम नहीं गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो इसमें सिर्फ इतना ही था। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है जी पीआईएल से। पीआईएल क्या है जी? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब है कि एक तरह से मुकदमा, जो कोर्ट में मुकदमा दाखिल करते हैं पीआईएल के थ्रू। तो क्यों न्यूज़ में थी, क्या है ये सब देखेंगे। ये जी एक लीगल एक्शन होता है। लिटिगेशन का मतलब ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही दर्ज की जाती है। किसके लिए? जब पब्लिक इंटरेस्ट हो, पब्लिक मतलब जनता का उसमें इंटरेस्ट हो, मतलब जनता का जो वेलफेयर है वो पूरा हो रहा हो, तभी पीआईएल दाखिल की जाती है। और ये किस किस के खिलाफ़ की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे तो आप इसे नहीं भूलना है। किसके खिलाफ़ मतलब किसके अगेंस्ट फाइल की जाती है कोर्ट में पीआईएल? सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़, मतलब जो गवर्नमेंट रिलेटेड है उनके अगेंस्ट ही की जाती है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनसिपलिटी अथॉरिटीज़। ये याद रखना है। नो, ये किसी भी प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट नहीं की जा सकती, किसी भी प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट फाइल नहीं की जा सकती, ये आपको याद रखना है। ये एक पॉइंट, ये तो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। सीधा आ जाएगा स्टेटमेंट में कि पीआईएल कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट प्राइवेट पार्टी, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हम पीआईएल को प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत।
तो ये याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्या है जी इसमें कि जो PIL है वो आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं, और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कर सकते हैं PIL। तो इन दोनों पे अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा देखते हैं कि PIL आया कहाँ से, कंसेप्ट PIL का कंसेप्ट। ये सबसे पहले जी PN भागवती जस्टिस है जी, जज थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया किया था इसको। PN भागवती पूरा नाम है जी, PN भागवती। और किसके साथ मिलके, VR कृष्णा अय्यर के साथ मिलके सबसे पहले इसको PIL को इंट्रोड्यूस कराया किया था। सबसे पहले कंसेप्ट किसने लाया था PIL का कंसेप्ट, ये याद रखना है, PN भागवती। देखो जी ऑप्शन में अधिकतर PN भागवती जी आते हैं और यही कई बार पूछे भी गए हैं, हर बार पूछे जाएंगे। तो इनका नाम नहीं बोलना आपको, लेकिन इनका भी नहीं बोलना VR कृष्णा अय्यर। मान लो दोनों ही हो किसी में स्टेटमेंट में, तो ये भी VR कृष्णा अय्यर और PN भागवती। ज़्यादा किसका है इसमें जो योगदान है, PN भागवती जी का। अब ये देखो जी जो पिटीशन है किस किस के खिलाफ, मैंने बताया था सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ दर्ज कर सकते हैं, म्यूनसिपल अथॉरिटी, और प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट नहीं कर सकते, कोई भी प्राइवेट पार्टी है। और उसमें भी जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट करते हैं तो क्या क्या वो उसके अंदर जो मामले होते हैं ये देख लो। मान लो कोई केस है फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, तब भी कर सकते हैं। या किसी का धार्मिक अधिकार है, रिलीजियस राइट का उल्लंघन हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है, तब कर सकते हैं। किसी के बेसिक ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा है, गरीब के का, वो तब कर सकते हैं। दूसरा पब्लिक ड्यूटी, कोई अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, मान लो कोई सरकारी अधिकारी है अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, सरकारी अधिकारी, तो उसके अगेंस्ट भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट, क्योंकि वो तो पब्लिक के लिए काम करने के लिए लगाया गया है जी। अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसके अगेंस्ट कोर्ट में PIL दाखिल की जा सकती है। और गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो है जी, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट, ये पहले ही बता चुका हूँ। इसमें इतना ही था PIL। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जी विश्व भारती। विश्व भारती क्या है जी, ये जी एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, मान लो आप यूनिवर्सिटी है। ये किसने बनाई थी, ये बनाई थी जी रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब, 1921 में, 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। और आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, इनके बारे में हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में बनाई थी, इंस्टीट्यूशन बनाया था, एक यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और कहाँ पे है ये, वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन में है। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन में। नेक्स्ट क्या है, विश्व भारती का मतलब क्या है ये जान लो। विश्व क्या है, विश्व का मतलब है जी वर्ल्ड, संसार, और भारती भारत, मतलब भारत विश्व दोनों जुड़े हुए हैं, इसका ये मतलब है जी। देखो जी कॉम्युनियन ऑफ द वर्ल्ड विद इंडिया, मतलब भारत को इंडिया में जुड़ा हुआ दिखाना, ये इसका मोटो है। कॉम्युनियन का मतलब है जुड़ा हुआ। अब ये इसमें एक चीज़ और है जी, जो पार्लियामेंट ने हमारी ना 1951 में, आज़ादी के बाद 1951 में एक कानून पास किया, जिससे जो विश्व भारती पहले कॉलेज हुआ करता था, इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इतना ही था इसमें। विश्व भारती किसने एस्टेब्लिश की थी, ये याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कब, 1921 में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, गुड गवर्नेंस डे। ये जी हर साल 25 दिसंबर को, कब, 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। क्यों, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि जी इस दिन हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी जन्म तिथि होती है उस दिन, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है क्या, गुड गवर्नेंस डे। और इसका थीम क्या होता है, थीम ये होता है जी, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में सिटीजन्स और स्टूडेंट्स को अवेयर कराना, समझे, मतलब सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं, उसके बारे में अवेयर कराना। और गुड गवर्नेंस पे, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना, प्रमोट करना। गुड गवर्नेंस होता क्या है जी, मतलब गुड गवर्नेंस यही है कि जो गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटी मिलती है ना गवर्नमेंट से पब्लिक के लिए, वो पुअर पीपल के लिए, पब्लिक के लिए सही से डिलीवर हो पाएँ, पहुंच पाएँ, कोई बाधा ना आए, वो ये आपका गुड गवर्नेंस। तो आज के टॉपिक इतने ही थे जी हमारे, 8 टॉपिक हो गए, 8 ही टॉपिक थे। और अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बेस्ड होंगे जी आज के और पिछले करंट अफेयर पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन क्या है जी, सोकर वेटलैंड
कहाँ जा रहा है भाई। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स रिसेंटली बिकम इंडियाज़ 42nd रामसार साइट। इंडिया की 42वीं रामसार साइट बनी है क्या, सोकर वेटलैंड। तो ये बताना आपको कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है। अभी बताया जी, ये नहीं बताया ना आपने, नहीं बता दिया। हाँ जी बिल्कुल ठीक, कहाँ पे, लद्दाख में। इसका ऑप्शन हो जाएगा जी लद्दाख। अभी बहुत अच्छे से कराया है, लद्दाख में, डी ऑप्शन। सेकंड क्या है जी, जोमी पीपल। जोमी पीपल इंडिजीनस कम्युनिटी है, कहाँ पे रहती है, किस स्टेट में रहती है, ये बताना आपको, कौन से स्टेट में लोग ये रहते हैं जोमी पीपल। असम में, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में, बताओ जी। जी हाँ बिल्कुल सही, राइट आंसर मणिपुर, डी आंसर है जिसका, मणिपुर में अभी तो बताया था जोमी पीपल। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट ये लगभग पूरे सालों साल न्यूज़ में रहता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। फंड का मतलब है जी पैसे से मतलब है, जहाँ भी फंड आ जाए, ये एक फंड बनाया गया है। तो इसके बारे में आपको पहले क्वेश्चन बताना है, फिर मैं इसके बारे में जानकारी बताऊंगा, आप बताओ अगर आपको पता है तो। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको सही गलत बताना है। पहली क्या है, ये एनडीआरएफ इज़ लोकेटेड इन पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर रिजर्व फंड्स नॉट बेयरिंग इंटरेस्ट। इसका मतलब है जी, जो ये एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, ये क्या जो गवर्नमेंट का रिजर्व फंड है, उसके अंदर पब्लिक अकाउंट है, उसमें उसमें लोकेटेड है, उसके अंदर आता है क्या ये पब्लिक जो रिस्पांस फंड है, और इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता क्या, ये बताना आपको, ये स्टेटमेंट सही गलत है। सेकंड क्या है, रिलीफ एक्टिविटीज़ फॉर ऑल द कैलेमिटीज़, कैलेमिटीज़ का मतलब है संकट, संकट आपदा, आर मॉनिटर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या जो सहायता दी जाती है, सहायता की राशि दी जाती है, कोई भी संकट आ जाए, तो ये सारी जो एक्टिविटी हैं वो क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय मॉनिटर करता है क्या। थर्ड स्टेटमेंट क्या है जी, एनडीआरएफ अमाउंट कैन बी स्पेंट ओनली टूवर्ड्स मीटिंग द एक्सपेंसेस फॉर द emergency responses, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। मतलब जो एनडीआरएफ इस फंड में पैसा होता है, वो क्या केवल और केवल आपातकालीन रिस्पॉन्स, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए ही खर्च किया जा सकता है क्या। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है जी, कहीं पे कोई साइक्लोन आ गया, चक्रवात साइक्लोन, या फिर अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, या फिर सुनामी आ गई, सुनामी, या फिर और कोई आपदा आ गई, संकट आ गया, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, तो क्या सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए, इन्हीं काम के दौरान इस पैसे को खर्च किया जाता है क्या, आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी रिस्पांस, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, पहली और तीसरी, दूसरी और तीसरी, या केवल एक सही है, बताओ जी। देखो जी, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिजर्व फंड है, उसके अंदर पब्लिक अकाउंट के अंदर ये फंड आता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, उसके अंदर आता है। सेकंड क्या है जी, इस देखो सारी एक्टिविटीज़ को ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नहीं करता, एक्टिविटी को मॉनिटर, कुछ हो गए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी करती है, जैसे डिजास्ट, जैसे ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गई, या फिर और क्रॉप से रिलेटेड कोई भी संकट आ गया, तो जो कृषि मंत्रालय, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, वो भी करता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, लगभग याद रखना ऑल, इसे ध्यान से पढ़ा करो कि ऑल एक्टिविटीज़ जब ये आए स्टेटमेंट, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट जो है जी, ये बिल्कुल ये सही है जी, ये केवल इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, रिस्पांस, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए ही इसका जो पैसा है वो खर्च किया जाता है। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 हमारे बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये देखो जी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, ये एक एक्ट बनाया था पार्लियामेंट ने, एक्ट बनाया था जिसका नाम था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 में बनाया था ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसमें सेक्शन 46 में, इसका सेक्शन है 46 में, उसमें इसके प्रावधान है इस फंड के, उसके अंदर बनाया गया है ये फंड, और इसका जो पैसा है वो इमरजेंसी रिस्पांस, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए खर्च होता है। दूसरा, सारी एक्टिविटीज़ होम मिनिस्टर नहीं करता, कुछ एग्रीकल्चर भी करता है, एग्रीकल्चर मंत्रालय भी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। वो क्या है, देखो जैसे ड्रॉट आ जाए, या हेल स्टॉर्म, ओले पड़ जाएँ, ओले पड़ जाते हैं, फसल ख़राब हो जाती है, या पेस्ट अटैक, जैसे टिड्डी का हमला हुआ था ना अभी, वो अटैक हो जाए, या कोल्ड वेव फ्रस्ट से फसल ख़राब हो जाए, तो इनकी मॉनिटरिंग कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो सारों की एक्टिविटी की मॉनिटर, जो संकट होते हैं, क्लेमिटी आपदा, उनकी सिर्फ गृह मंत्रालय ही नहीं करता। तो ये हो गया हमारे, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट चीज़ जल्लीकट्टू, अभी पढ़ाया था, ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, ये बताना आपको, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश।
जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, तमिलनाडु। यही उम्मीद थी आपसे। क्या आंसर है? सी, तमिलनाडु। बिल्कुल सही बोला है, सही बताया आपने। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पेसेज पेसेक्स एक्सरसाइज, मतलब पेसेज एक्सरसाइज इसका फुल नाम है, और पेसेक्स बोलते हैं शॉर्टकट में। पेसेक्स एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड, मतलब पेसेक्स एक्सरसाइज है वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में होती है, ये बताना है आपको। ये आपका वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया। बताओ। जी हाँ, बिल्कुल। क्या? वियतनाम। अभी तो कराया है, वियतनाम और इंडिया के बीच में होती है, और इनकी नेवी के बीच में होती है, दोनों कंट्री की। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना आपकी मर्ज़ी के ऊपर है जी। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे जी फिर। तब तक के लिए क्या वेट करो।